जब आपने हैंड ऑफ स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये थर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है। और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक 146 की बात करें तो यहाँ पे म्यूटिक्स एंड क्रिटिकल सेक्शन, CS क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों का जो काम है ना वो सेम है। काम क्या है कि हम क्या चाहते थे कि जो हम कंकरेंट शेयरिंग है ना, यानी कि जो शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, हम उनको चाहते थे कि खास सीक्वेंस के अंदर उनको एक्सेस किया जाए और एक से ज़्यादा थ्रेड उनको आके एक्सेस ना करें। तो यहाँ पे उन्होंने म्यूटिक्स के कुछ एडवांटेजेस बताए हैं कि क्रिटिकल सेक्शन से थोड़ा सा बेटर है। कैसे? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो म्यूटिक्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अबेंडेंड हो जाते हैं। कैसे? जब जैसे ही कोई थ्रेड जो होता है ना टर्मिनेट करता है ना, तो वहाँ पे जो वेटिंग थ्रेड होते हैं ना उनको सिग्नल मिल जाता है और आके वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे वेट जो होता है ना इनका टाइम आउट कर जाता है, जबकि यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन होता है ना इनका टाइम आउट नहीं करता था। यानी ये जो होते हैं ना यहाँ पे कुछ खास टाइम के बाद वेट करने के बाद उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी जो अगले वाला होगा जो भी थ्रेड होगा उसको आके एक्सेस कर सकेगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि वो हमेशा वेट ही करता रहता है जब तक कि वो उसको चीज़ मिल ना जाए। और यहाँ पे अगर बात करें तो म्यूटिक्स हमने देखा था क्रिएट म्यूटिक्स में हम वहाँ पे इसका नेम भी देते थे। तो अगर ऐसा करते हैं ना तो म्यूटिक्स जो होते हैं ना वो शेयरेबल होते हैं। शेयरेबल कैसे हैं कि उस नेम के थ्रू जो भी इसको थ्रेड एक्सेस करना चाहे वो कर सकता है। और यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे जो थ्रेड इनको म्यूटिक्स को क्रिएट करते हैं ना तो उनको इमीडिएटली इनकी ओनरशिप भी मिल जाती थी। तो यहाँ पे स्लाइटली कन्वीनियंस यानी कि थोड़ी ईजीनेस है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन होते हैं ना वो ज़्यादा फास्टर परफॉर्म करते हैं। टॉपिक 147 की बात करें तो यहाँ पे सेमाफोर। सेमाफोर की बात करें तो ये सिंपल से डाटा स्ट्रक्चर है जो कि कंकरेंसी कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे इसकी एपीआई देख ले तो सबसे पहले जो एपीआई हम यूज़ करते हैं इसके लिए वो है क्रिएट सेमाफोर, यानी हम किसी भी सेमाफोर को क्रिएट कर रहे हैं। इसकी रिटर्न टाइप जो होगी वो होगी बूल। अब यहाँ पे इसके आर्गूमेंट की बात करें तो सबसे जो पहला आर्गूमेंट है वो है एलपी सिक्योरिटी एट्रीब्यूट, यानी इसके सिक्योरिटी एट्रीब्यूट सेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड आर्गूमेंट की बात करें तो है एल सेमाफोर इनिशियल, यानी कि SEM उसका उन्होंने एब्रीविएशन लिखा हुआ है। तो इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 जितने भी आप क्रिएट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इसको मेंशन भी किया हुआ इज द इनिशियल वैल्यू। और यहाँ पे उन्होंने बताया इनिशियल वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और सेकंड थर्ड आर्गूमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे एल सेम और मैक्स। तो यहाँ पे सेमाफोर जो मैक्स है ना वो कितने हो सकते हैं। तो अगर मैक्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया मस्ट बी 1 आर ग्रेटर। तो यहाँ पे ये कि इसकी वैल्यू जो है या तो 1 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 0 कर दें। तो इसका मतलब है अगर इसकी 0 करेंगे तो यहाँ पे तो हमें इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होगी ना या एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो है सेमाफोर काउंट। सेमाफोर काउंट की बात करें तो यहाँ पे सेमाफोर अपना एक काउंट है मेंटेन करता है। अब यहाँ पे सेमाफोर इज सिग्नल स्टेट, यानी ये सिग्नल स्टेट में होगा कब, जहाँ इसका काउंट जो होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे अगर इसका काउंट जो है 1 है 2 है 3 है 4 है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये सिग्नल स्टेट के अंदर है। लेकिन अगर इसका काउंट जो 0 है ना तो इसका मतलब ये किस में है, अनसिग्नल स्टेट के अंदर है। ये दोनों चीज़ें आपको एमसीक्यूज में आ सकती है, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है कि थ्रेड यूज दी वेट फंक्शन ऑन सेमाफोर। जो थ्रेड होते हैं ना यहाँ पे वेट फंक्शन को यूज करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है द काउंट इज डिक्रीमेंटेड व्हेन अ वेटिंग थ्रेड इज रिलीज। तो जब एक वेटिंग थ्रेड रिलीज कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो काउंट होता है ना ये वाला काउंट, इसकी वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर दी जाती है। और इस तरह एक और चीज़ आपने याद रखनी, जब इसको रिलीज सेमाफोर इस एपीआई को हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इस एपीआई की जो है ना इसकी सेमाफोर काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर जाती है, बढ़ जाती है। और कब कम हो जाती है, यहाँ पे जब वेटिंग थ्रेड को रिलीज करते हैं तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सेमाफोर को मैनेज करने के लिए कितने हमारे पास एपीआई है। तो इसकी 4 एपीआई, पहली है क्रिएट सेमाफोर, दूसरी है क्रिएट सेमाफोर एक्सटेंडेड वर्जन, तीसरे नंबर पे ओपन सेमाफोर और चौथे नंबर पे रिलीज सेमाफोर। तो रिलीज सेमाफोर उन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लें, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेनी। ये है इसकी रिटर्न टाइप होगी बूल और ये है रिलीज सेमाफोर। तो इस सबसे पहले जो है ना रिलीज आपने लॉजिकली सोचना है कि रिलीज करने के लिए कौन सी चीज़ लेगी। तो यहाँ पे हैंड लेगी, जिस भी सेमाफोर को इसने रिलीज करना है उसका हैंड रिक्वायर होगा। सेकेंड आर्गूमेंट की बात करें तो होगा लॉन्ग सी रिलीज काउंट। और रिलीज काउंट का मतलब है कि जितने इस रिलीज सेमाफोर, मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप इस
इसको करते हैं ना तो काउंट जो होता है ना वो 1 से इंक्रीमेंट कर जाता है, यानी कि 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे जो वैल्यू प्रीवियस काउंट आ जाएगी। प्रीवियस काउंट का मतलब है कि इससे पहले, रिलीज करने से पहले जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे लॉजिकली आपने सोचना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना उससे 1 बढ़ के वहाँ यहाँ पे वैल्यू होगी। जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू 7 है ना तो इसका मतलब है कि काउंट यहाँ पे जब हम इसको यूज करेंगे तो उसके बाद इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। और इस तरह अगर यहाँ पे 9 है तो इसका मतलब यहाँ पे 8 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जरा इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, राइट द रिटर्न टाइप एंड एपीए ऑफ द क्रिएट सेमाफोर। तो यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप की बात करें तो यहाँ पे बूल है और आपने ये जो चारों इसके आर्गूमेंट है आपने वो लिखने हैं। और ये हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में इसका जो मतलब ये पूछ लें कि ये एलसीएम इनिशियल क्या है, तो यहाँ पे मैंने इनको डिफाइन भी किया हुआ है। और सेकंड नंबर पे जो आता है यहाँ पे एमसीक्यूज आता है वो कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट इज यूज फॉर सेमाफोर। तो जिसको हम यूज करते हैं वो है वेट फंक्शन। टॉपिक 148 की बात करें तो यहाँ पे है यूजिंग सेमाफोर। तो यहाँ पे उन्होंने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो क्लासिकली वो कह रहे हैं कि सेमाफोर काउंट जो होता है ना वो नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज को बयान करता है, यानी कि सिस्टम के पास कितने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। सेकंड नंबर पे हमने ये भी देखा था जो सेमाफोर मैक्सिमम होता है ना वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कहता है नंबर ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि मैक्सिमम कितने। और ये वाली जो है सिर्फ अवेलेबल, यानी कि हो सकता है बाकी कुछ है, मैक्सिमम अगर 10 है ना तो ये हो सकता है कि हमारे पास 8 अवेलेबल हो, 6 अवेलेबल हो, 5 अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हमने पीछे एक सिनेरियो पढ़ा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर का। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है ना एक एलिमेंट को क्यू के अंदर डाल देता है और वहाँ पे उसके बाद क्या करता है, रिलीज सेमाफोर को कॉल कर लेता है। अब यहाँ पे कंज्यूमर जो होता है ना, कंज्यूमर यानी कि उसको यूज़ करने वाला, तो वो क्या करता है, वेट फंक्शन को यूज़ करता है और जब उसको यूज़ कर लेता है तो वहाँ पे उसका जो काउंट होता है ना उसको 1 से डिक्रीमेंट कर देता है। उसका मतलब है कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उनमें से एक उसने यूज़ कर लिया है। यानी अगर उसके पास 7 अवेलेबल थे ना तो यहाँ पे 1 के बाद वो जो बाकी बच जाएंगे वो 6 बच जाएंगे। और यहाँ पे इसका एक और थ्रेड क्रिएशन भी हम सेमाफोर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हमने शायद टॉपिक 122 के करीब कहीं पे पढ़ा था कि जब हम 4 थ्रेड क्रिएट कर रहे थे ना तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि सारे थ्रेड को सस्पेंडेड स्टेट के अंदर क्रिएट करते थे। उससे ये होता था कि हमारा जो डेडलॉक वगैरह इस तरह की सिचुएशन अकर नहीं होती थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये सेमाफोर के थ्रू उस सस्पेंडेड स्टेट के बिना ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जैसे ही कोई थ्रेड न्यू क्रिएट करते हैं ना तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो सेमाफोर की होते हैं ना वैल्यू उसको इनिशियलाइज से 0 कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो बॉस थ्रेड होता है ना वो रिलीज सेमाफोर को कॉल कर लेता है और रिलीज सेमाफोर में क्या करता है कि जितने थ्रेड हमने क्रिएट करने हैं ना, जैसे अगर हमने 4 थ्रेड क्रिएट करने हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है ना रिलीज सेमाफोर के, तो वहाँ पे जो काउंट वैल्यू है ना वो 4 दे देगा। टॉपिक नंबर 149 की बात करें तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से एक आधा भी मुश्किल आएगा, तो यहाँ पे इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि थ्रेड जो होते हैं वेटिंग फंक्शन को यूज़ करते थे। अब जब वेटिंग फंक्शन को यूज़ करने के बाद जब इनको रिलीज़ किया जाता था तो वहाँ पे जो डिक्रीमेंट था ना वो 1 से डिक्रीमेंट कर जाता था, यानी जो सेमाफोर काउंट था ना वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने ना सेमाफोर की कुछ लिमिटेशन बताई हुई। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि हमने अभी देखा था कि 1 से जो वैल्यू थी ना वो डिक्रीमेंट करती थे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका है कि जहाँ पे जो वैल्यू है ना वो 2 से डिक्रीमेंट हो। अब सबसे पहला जो है ना वो सिंपल सा टास्क हम ये सोच सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वेटिंग फंक्शन को 2 बार आप कॉल करें और उसके बाद उसको 2 बार रिलीज कर दे, तो इस तरह से 2 से वैल्यू इसकी डिक्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक इशू आता है। तो यहाँ पे उन्होंने इसके एक एग्जांपल दी। यहाँ पे उन्होंने 2 थ्रेड का कोड दिया हुआ है। तो जस्ट सपोज किया कि हमारे पास जो काउंट है ना हमारे पास 2 है, यानी ये काउंट जो होता है ना हमें ये बताता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने, कितनी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट सपोज किया कि एक थ्रेड ये है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखे H7 यानी कि जो भी इसका सेमाफोर है उसको इनफाइनाइट वेट करके यहाँ पे इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जब जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे इसको जब एक्वायर कर लेता है ना तो यहाँ पे रिसोर्सेज है ना ये 2 की बजाय कितने रह जाएंगे, ये 1 रह जाएंगे। अब क्या होगा कि नेक्स्ट होगा, ये जब वेट फॉर जो नेक्स्ट है इसको एग्जीक्यूट करने लगेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेसर होता है ना वो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट करता है। स्विचिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट हो रही है ना तो इससे पहले पहले ये वाला इसने एक है एक्वायर कर लिया है, तो उससे बाद जो इसका ट्रांसफर है ना वो दूसरे थ्रेड या किसी और थ्रेड को चला जाता है। तो यहाँ पे ये भी सेम वही काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसको भी क्या होता है कि यहाँ पे इसको 1 मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको 1 मिल गया यानी इसको 1 मिल गया और इस तरह इसको 1 मिल गया, और यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज बच जाएंगे वो 0 बच जाएंगे, यानी एक इसने यूज कर लिया, एक इसने यूज कर लिया। अब जब यहाँ पे ट्रांसफर इसके पास दोबारा आएगा तो यहाँ पे ये इनफाइनेटली इसका वेट ही करता रहेगा, यानी ये कभी भी इसका मतलब जो वेट है ना वो ओवर होगा ही नहीं, और सेम जो होगा वो इसके लिए होगा। तो ये भी वेट करता रहेगा, तो यहाँ पे फिर से डेडलॉक अकर हो जाएगा।
यानी डेडलॉक ऐसे ही अकर होगा ना कि ये जो है ना तो ये अपनी वैल्यू को रिलीज करने को तैयार होगा, ना ये अपनी वैल्यू को रिलीज करने को तैयार होगा, और इस तरह दोनों थ्रेड है वो हमेशा वेट ही करते रहेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने इसका सोल्यूशन बताया, तो पहला सोल्यूशन ये है कि अगर वो आपसे पूछ लेते हैं ना, पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, तो दूसरी बात है अगर वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि 2 से आप इसकी वैल्यू को कैसे डिक्रीमेंट कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसका कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है कि इंटर क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि सबसे पहले जो है ना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी नेम रख दें, यहाँ पे क्या है इसका एंड को यूज़ कर लें, तो यहाँ पे आप कोई भी नेम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल वही ऊपर वाला जो भी हमने देखा था वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, और इस तरह वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, ये आप इसको 2 बार यूज कर लें। और यहाँ पे जब इन दोनों को एक्वायर कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, लीव क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, तो इंटर क्रिटिकल सेक्शन का मतलब है कि जब इसके अंदर आ जाता है तो यहाँ पे स्विचिंग का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकेगा। जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, यहाँ पे इसका जो कंट्रोल है, तो यहाँ से कंट्रोल कहीं और नहीं जा सकेगा, बल्कि क्या करेगा, सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको कंप्लीट करेगा, और उसके बाद इसको लीव करने के बाद जो भी कंट्रोल जिसको भी देना है तो उसके बाद उसको दिया जाएगा। तो पहला जो सोल्यूशन उन्होंने ये बताया, और सेकंड सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे हम जो यूज़ कर सकते हैं वेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना मतलब वर्किंग नहीं करता, समटाइम ये भी फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है कि जब इसे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अरे में मिल जाते हैं तो वहाँ पे ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकेगा। टॉपिक 150 की बात करें तो यहाँ पे इवेंट्स जो ये बिल्कुल हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, ये बिल्कुल उसी तरह नेम रखेंगे हैं। इवेंट सिंपल सी बात है, कोई भी वाक्य होना तो उसे इवेंट कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के अंदर कुछ भी होता है ना, तो आप उस वाक्य के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि ये काम हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इवेंट्स के अंदर सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे, जैसे हमने देखा था ये म्यूटेक्स होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारे पास सीमाफोर था, क्रिटिकल सेक्शन था, तो ये जो क्या आता है, हमारे पास कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए ऑब्जेक्ट्स थे। तो इसी तरह का एक इवेंट है। अब इवेंट क्या करता है कि इवेंट जो होता है ना, एक ऐसी खास कंडीशन को होल्ड करता है कि जिसके तहत मतलब हम ये कह देते हैं कि ये काम हो गया, अब ऐसे कर दो। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि सम मैसेज बीइंग अवेलेबल, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब आउटपुट है ना वो 9 आ जाए तो ये वाला काम हो जाए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो आउटपुट आ जाता है या वो वाला इवेंट अकर हो जाता है, तो वहाँ पे जितने भी सीमाफोर होंगे या थ्रेड वगैरह होंगे, हम उनको रिलीज कर सकते हैं, यानी कि कोई खास हम उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और अगर इवेंट की बात करें तो यहाँ पे इनको हम रीसेट कैसे कर सकते हैं, 2 तरीकों से कर सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। आप इसे मैनुअली रीसेट भी कर सकते हैं और इसे ऑटो रीसेट भी कर सकते हैं। और अगर इवेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो इसे जो हम यूज़ करते हैं, सेट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट इवेंट के थ्रू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये देख लें कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी कितनी एपीआईज हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो आपने याद रखना है कि इसकी 5 है। कौन सी, क्रिएट इवेंट है, क्रिएट इवेंट एक्सटेंडेड वर्जन है, और ओपन इवेंट है, यहाँ पे सेट इवेंट है, और उसके बाद रीसेट इवेंट है, और लास्ट है पल्स इवेंट। तो यहाँ पे सबसे पहली एपी उन्होंने दी है क्रिएट इवेंट की। क्रिएट इवेंट में क्या होता है कि जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे इसका हैंडल रिटर्न होगा। अब सबसे पहले जो इसका ये आपने एपी याद रखनी है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, और या इवन आपसे ये सारी एपी आपसे शॉर्ट या लॉन्ग में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो एलपी सिक्योरिटी एट्रीब्यूट होगा। सेकंड नंबर पे होगा बूल बी मैनुअल रीसेट। अगर आप इसको मैनुअली रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगा ना, आप इसको ट्रू सेट कर देंगे। और थर्ड नंबर पे बूल बी इनिशियल स्टेट, तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी। और लास्ट नंबर पे होगा एलपी सी टी एस टी आर एलपी इवेंट नेम। तो जो भी आप इवेंट का नेम रखना चाहते हैं आप इसके अंदर दे सकते हैं। और अगर बाकी एपीएस की बात करें तो यहाँ पे देखो सारी एपीएस बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए इनकी रिटर्न टाइप सबकी बूल होगी, और यहाँ पे जो वो लेंगे ना, यहाँ पे हैंडल लेंगे। किसका हैंडल, एच इवेंट का। अब ये किस चीज़ का ले रहे हैं, यहाँ पे जो हम क्रिएट इवेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे जो हैंडल मिलता है तो हम जिसको भी यूज़ करना चाहें, अगर हम सेट इवेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो हम ये वाला हैंडल हम यहाँ पे दे देंगे। इसी तरह अगर हम रीसेट इवेंट को करना चाहते हैं तो ये वाला जो हैंडल यहाँ पे हमें रिटर्न होगा हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह अगर थर्ड हम यूज़ करना चाहें पर्स इवेंट को, तो यहाँ पे ये वाला हैंडल हम यहाँ पे दे देंगे। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे इनके जस्ट जो एपीआई के नेम है ना वो चेंज है, बाकी जो इनका आर्गूमेंट है, जो इनकी रिटर्न टाइप है वो सारी सेम है। टॉपिक 151 की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इन दोनों का कंपैरिजन बताया कि ऑटो रीसेट इवेंट है आप इसे कैसे यूज़ करते हैं, और मैनुअल रीसेट इवेंट है कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, तो ये बिल्कुल ईजी से आप देख लीजिएगा। टॉपिक 152 की बात करें तो यहाँ पे हमने देखी थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर की। तो यहाँ पे उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है इवेंट के थ्रू आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसका सारा प्रोग्राम है, हम इसे भी स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो हमारा इस वीक का जो हमारा है वो लास्ट टॉपिक है।
तो अगर इस टॉपिक की बात करें 153 के, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ही कह रहे हैं दी सिंक्रोनाइजेशन जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन होता है पहले नंबर पे, दूसरे पे सीमाफोर, तीसरे पे म्यूटेक्स होता है और चौथे पे इवेंट होते हैं। तो ये चीज़ें हमने शायद लेक्चर नंबर 138 के अंदर भी देखी थी, तो यहाँ पे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था वो टॉपिक नंबर 138 के अंदर, यहाँ पे था विंडोज़ प्रोवाइड 4 डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स। तो हमने म्यूटिक्स को भी पढ़ लिया, सीमाफोर को भी पढ़ लिया, इवेंट को भी पढ़ लिया, और क्रिटिकल सेक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि टॉपिक नंबर 138 से भी पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ ही हमारे वीक नंबर 13 के जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाते हैं।